हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, दूरी की। तो दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई। दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, ठीक है, और ये आपका रास्ता है कहाँ जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए। मान लीजिए ये दूरी है 5 मीटर, ये दूरी है 10 मीटर, और ये दूरी है फिर से कितनी, 5 मीटर। तो अगर कोई पूछेगा ए से बी पथ की लंबाई, ए बी पथ की लंबाई या ए से बी तक की दूरी, ए से बी जाने में तय की गई, कितना हो जाएगा, 5 + 10 + 5 बराबर 20 मीटर। अब दूरी का ही एक जोड़ीदार है जिसको क्या बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब ये न्यूनतम दूरी ऐसी दूरी है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस रास्ते से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं सेम एग्जांपल अगर यहां पर आपको बनाकर फिर से दिखाऊं, तो वो सेम एग्जांपल किस तरह बनेगा, जैसे मान लीजिए यहां से ए था, फिर ऐसे गए थे, फिर ऐसे आए थे, ये ए था और ये क्या था, बी था। तो ये यहां से कितना गया, 5 मीटर, फिर यहां से कितना गया, 10 मीटर, फिर यहां से कितना आया, 5 मीटर। चल वो इसी रास्ते से रहा है, लेकिन ए व बी के बीच जो विस्थापन है वो कैसे निकलेगा, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। और याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी हमेशा वो होती है जिसको सरल रेखा में नापा जाता है। मतलब सीधे सीधे नापी गई दूरी हमेशा क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो अगर ए से बी तक मैं सीधे सीधे मिला दूं तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, विस्थापन। क्योंकि ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जो विस्थापन है आपका यहां से लेकर यहां तक का वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर, जबकि दूरी कितनी थी, 20 मीटर। ठीक। अगर मान लीजिए जो ए से बी तक जाने वाला आदमी है, अगर वो इसी रास्ते से ही जा रहा होता, ए से बी सीधे ही जा रहा होता, तो दूरी भी 10 मीटर होती और विस्थापन भी 10 मीटर होता। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बदल सकती है। वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कौन सा मार्ग चुना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में। लेकिन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन परिवर्तित नहीं होता है, वो सदैव एक समान रहता है, जो कि क्या है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो दूरी है वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, विस्थापन से। जो दूरी है या तो वो बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, विस्थापन के। बराबर कब होगी, जब आदमी चलने वाला बुद्धिमान होगा, वो कौन सा रास्ता चुनेगा, सबसे छोटा रास्ता। अदरवाइज हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। या इसको इस तरह लिखा जाता है कि दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये किसकी बात हो गई, दूरी की, और किसकी बात हो गई, विस्थापन की बात हो गई। ठीक, इसको यहां तक आप लोग नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ा जाए। तो दूरी और विस्थापन पढ़ने के बाद जिस तरह दूरी और विस्थापन जोड़ीदार हैं, इसी तरह दो राशियां और हैं, एक का नाम है चाल और एक का नाम है वेग। एक तरफ चाल यानी कि स्पीड और एक तरफ वेग यानी कि वेलोसिटी। चाल और वेग, तो यहां पर क्या लिखा था पिछली बार? दूरी। तो चाल क्या है? सामान्य भाषा में दूरी बटे समय, ठीक। लेकिन तरीके से क्या लिख सकते हैं? समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर, ठीक। अब ये जो चाल है ये दो प्रकार की होती है, एक औसत चाल और एक तात्क्षणिक चाल। औसत चाल बराबर क्या है? इसको लिखते हैं वी एवरेज। इसका मतलब क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। और औसत चाल ज्ञात कब की जाती है? जब समय अंतराल बड़ा हो व चाल लगातार बदल रही हो। जैसे आपसे किसी ने कहा, क्या कहा कि 5 घंटे में आप बांदा से कानपुर पहुंच रहे हैं, जो कि कितना है? 140 किलोमीटर। कितना है? 140 किलोमीटर या 100, चलिए इसको थोड़ा और सिस्टमैटिक करने के लिए 150 कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बांदा से कानपुर पहुंचने में कितना चले आप? 150 किलोमीटर। समय कितना लगा? 5 घंटे। तो औसत चाल आपने निकाली, कुल दूरी 150, कुल समय 5, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, क्या ये जरूरी तो नहीं है कि पूरी जर्नी के दौरान, मतलब बांदा से कानपुर जाते समय पूरे समय आपकी जो चाल है वो 30 ही रही हो, कि आपका एक्सीलरेटर 30 में ही रहा हो? ऐसा नहीं है। कहीं पर आपने 60 में भी गाड़ी चलाई होगी, कहीं पर आपने 10 में भी चलाई होगी, कहीं बहुत भीड़ आ गई होगी तो 5 में भी चलाई होगी, कभी 50 में चलाई होगी, कभी 40 में चलाई होगी। लेकिन क्योंकि समय अंतराल बहुत ज्यादा है, कितना है? 5 घंटे का समय अंतराल है, और रास्ते की कंडीशन के हिसाब से आपकी चाल लगातार क्या हो रही थी? बदल रही थी। इसलिए किसकी बात कर रहे हैं? औसत की। भैया औसत चाल हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। अगर हमको और आगे जाना है तो इसी हिसाब से हमको टाइम लगेगा। जो तात्क्षणिक चाल होती है, जो तात्क्षणिक चाल होती है वो क्या होती है? किसी विशेष समय में, किसी विशेष समय में चाल। जैसे गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, जो बता रहा होता है कि आप कितने में चल रहे हैं, वो क्या बताता है? तात्क्षणिक चाल बताता है। क्या बताता है? तात्क्षणिक चाल। भाई मान लीजिए किसी टाइम आपने देखा, आपकी नजर गई स्पीडोमीटर में तो उसने दिखाई 30, हो सकता है कि आपने एक्सीलेटर बढ़ा दिया तो अगली बार देखेंगे तो कितना दिखाएगा? 40। हो सकता है कम कर दिया, फिर कितना दिखाएगा? 20। तो वो ये दिखा रहा है कि जो स्पीडोमीटर है मोटरसाइकिल, कार का या स्कूटी का या किसी भी चीज का, वो ये बताता है कि जिस समय आप, जिस क्षण आप देख रहे हैं, उस क्षण चाल कितनी है। आगे कितनी हो जाएगी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, धीमे चलाना है कि तेज चलाना है। लेकिन उस क्षण पे चाल कितनी है,
ये कौन बताता है? तात्क्षणिक चाल। इसको तात्क्षणिक चाल को निकालने के लिए v इंस्टेंटेनियस, इसका सूत्र होता है ds बाई dt। ठीक है ना, मतलब जो दूरी दी है उसका क्या कर दें? अवकलन कर दें। तो ये तब आता है जब दूरी समय पर क्या कर रही हो? समय पर दूरी क्या कर रही हो? निर्भर कर रही हो। दूरी किस पर निर्भर कर रही हो? समय पर निर्भर कर रही हो। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गई आपकी तात्क्षणिक चाल। अब इसी तरह जिस तरह आपने चाल पढ़ी उसी तरह क्या है आपके पास? वेग है। तो वेग क्या है आपका? जिस तरह चाल क्या था? दूरी बटे समय, तो वेग क्या है? विस्थापन बटे समय। यानी कि समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक। वेग भी दो तरह का होगा, एक औसत और एक कैसा होगा? तात्क्षणिक। तो औसत वेग जो है v, इसको भी v से ही दिखाते हैं थोड़ा सा, अब क्योंकि हाई स्कूल के लेवल की बात हो रही है तो यहाँ पर सदिश और अदिश में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो v के ऊपर क्या लगा देते हैं? सदिश का चिन्ह। तो अंतर हो जाता है कि कौन चाल है और कौन क्या है? वेग है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये क्या है? औसत चाल। और इसी तरह जिस तरह वहां औसत वेग, जिस तरह वहां तात्क्षणिक चाल है, उसी तरह यहाँ तात्क्षणिक वेग। इसके बाद आपके पास क्या आता है? त्वरण। इसके बाद क्या आता है? त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? त्वरण जो है वो क्या है? वेग बटे समय। वेग बटे समय, इसको ए से दिखाते हैं। यानी कि समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर। समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर ए बराबर v बटे टी। अब जितनी राशियां पढ़ी हैं इन सबका मात्रक भी आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, चाल का मात्रक अगर आप देखेंगे तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यहां आएंगे तो जो मात्रक है विस्थापन, दूरी, विस्थापन भी क्या है? दूरी है, इसका मात्रक भी क्या होगा? मीटर। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। जब यहां आएंगे मात्रक लिखने तो वेग, वेग का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड और बटे क्या है? सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका चाल, वेग और त्वरण। तो इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग यहां तक, फिर इसके बाद इसको मिटा के हम लोग कहां बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे।
चलिए, तो नोट हो गया होगा आपका। और अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। नंबर 1, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर ये जो आपने यूज किया है नोटेशन, ये सब क्या है जरा इनको भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले u है आपका प्रारंभिक वेग। u क्या है आपका? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। जो आपका v है वो है अंतिम वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। जो आपका a है वो है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। जो आपका s है वो है विस्थापन। और जो आपका t है वो है समय अंतराल, यानी कि टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूले हैं आपके इंपॉर्टेंट जो हैं। इनके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है nवें सेकंड में चली गई दूरी। क्या होता है फॉर्मूला? वो nवें सेकंड में चली गई दूरी या टीवें सेकंड में चली गई दूरी। nवें सेकंड में चली गई दूरी या टीवें सेकंड में चली गई दूरी। तो टीवें सेकंड, टीवें मतलब 5वें, 6वें, 7वें सेकंड में चली गई दूरी। इसका देखिए बहुत सीधा सा मतलब क्या है। मान लीजिए कि ये है टाइम 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। मान लीजिए कि यहां से यहां तक जब आप चले तो क्या चले? S1 पहले सेकंड में चली गई दूरी। फिर यहां से आप यहां तक चले तो ये क्या है? 2 सेकंड में चली गई दूरी। तो ये 1 सेकंड में चली गई दूरी, ये 2 सेकंड में चली गई दूरी, और ये क्या हो जाएगी? 3 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है ना? अब अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि तीसरे सेकंड में चली गई दूरी बताइए, समझ रहे हैं? देखिए पहले सेकंड तक कितना चले? S1। फिर अगर पूछता 2 सेकंड में कितना चल जाते तो S2 चल जाते, 3 सेकंड में कितना चलते तो S3 चलते। तो अगर ये पूछ रहा है कि तीसरे सेकंड में कितना चले होगे, तो भैया यानी कि तुम्हें ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये दूरी कैसे निकलेगी? अगर तुम इस बड़ी वाली दूरी में से यहां तक की दूरी क्या कर दो? घटा दो। तो क्या निकालोगे? S थर्ड इज इक्वल टू S3 माइनस S2। यानी कि तीसरे सेकंड में चली गई दूरी 3 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 2 सेकंड में चली गई दूरी। इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या? एस टीवें सेकंड में चली गई दूरी एस टी माइनस एस टी माइनस 1 क्या हो जाएगा? एस टी माइनस 1, मतलब टीवें सेकंड, जैसे तीसरे में था तो 3 में से 2, तो टीवे में क्या है? टी में से एक उसका कम वाला, यानी कि टी माइनस 1। तो इसकी जब आप सॉल्व करेंगे इसको वैल्यू इस इक्वेशन में रख के, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी किसकी? एस टीवे की u प्लस
1/2 2t माइनस 1, u प्लस a/2 2t माइनस 1। इनको नोट कर लें, फिर इनको मिटा के क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व यानी कि इनर्सिया, जड़त्व यानी कि इनर्सिया। तो जड़त्व क्या है, इनर्सिया क्या है? किसी वस्तु का
वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, चलती हुई बस में ड्राइवर के ब्रेक लगाने पर आपका आगे की ओर झुक जाना। दूसरा, अचानक से बस के चलने पर आपका पीछे की ओर झुक जाना। क्या है भैया जड़त्व? प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन क्या करती है? विरोध करती है। मतलब जो जहां है वो वहीं रहना चाहता है। जो सो रहा है वो क्या चाहता है कि मैं सोता ही रहूं, मुझे कोई जगाए नहीं। जो वो विरोध करने का उस वस्तु का गुण है, वो गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। एग्जाम्पल इसके आप खूब ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में। बस में आप जा रहे हैं, आराम से सीट में बैठे हैं, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो बस तो रुक गई, लेकिन आप आगे की तरफ झुक गए। क्यों झुक गए? क्योंकि आप चल रहे थे बस के साथ साथ, तो आप चलते रहना चाहते हैं, लेकिन बस के ड्राइवर ने तो ब्रेक मार दिया। तो आपके शरीर का जो जड़त्व है उसने क्या किया? उसका विरोध किया। तो वो थोड़ी कहाँ गया? आगे की तरफ। फिर आप अपने आप को संभालते हैं तो पीछे की तरफ आराम से बैठ जाते हैं। इसका उल्टा, आप बस में खड़े हो अचानक से, और अचानक से बस वाला क्या कर दे? स्टार्ट कर दे, एक्सीलेटर ले ले बस का, मतलब उसको स्टार्ट कर दे, चलाने लगे, तो आप हल्का सा पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी विराम में रहना चाहती है, लेकिन ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया। जब ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ाया तो बढ़ना तो आपको भी चाहिए था, लेकिन आपके शरीर के जड़त्व ने क्या किया? उसका विरोध किया, और विरोध किया तो आप कहाँ चले गए? पीछे चले गए। जड़त्व तो देखिए क्या है? किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का गुण है। गुण को कभी नापा नहीं जा सकता। जैसे कोई कहे कि ईमानदारी एक गुण है, कोई कहे कि बताइए कि आप कितने ईमानदार हैं, 2 किलो ईमानदार हैं कि 4 किलो ईमानदार हैं। कोई कहे कि भ्रष्टाचार एक गुण है, तो बताइए आप कितने भ्रष्टाचार हैं, 200 ग्राम के भ्रष्टाचार हैं कि 500 ml के भ्रष्टाचार हैं। तो जो गुण होते हैं उनको नापा नहीं जा सकता। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि तुम्हारे पास इनर्शिया इतना है कि इतना है, मतलब कोई उसका मान नहीं हो सकता। लेकिन जो जड़त्व है वो समानुपाती होता है किसके? द्रव्यमान के। किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के। मतलब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कितना होगा ये नहीं मालूम, लेकिन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये किसकी बात है? जड़त्व की बात है। फिर हम लोग को पढ़ना है क्या? रेखीय संवेग। क्या पढ़ना है? रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग क्या है? द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसको निरूपित करते हैं स्मॉल पी से। तो द्रव्यमान गुणे वेग, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। इतना नोट करिए। अब इसके बाद जड़त्व पढ़ लिया, संवेग पढ़ लिया। अब बारी है न्यूटन के गति विषयक नियम को पढ़ने के, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने की।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का प्रथम नियम, या इसी को बोलते हैं क्या? जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है ये? प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है, जब तक बनी रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम, कि वस्तु अपनी अवस्था को नहीं छोड़ना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये तो थ्योरेटिकल नियम है पूरा।
इसके बाद क्या आता है? न्यूटन का द्वितीय नियम। क्या आता है? न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? रेखीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। क्या है इसका मतलब? कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो क्या है दर है, यानी कि रेखीय संवेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है वो समानुपाती होगा किसके? बाह्य बल के। किसके समानुपाती होगा? बाह्य बल के। अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाना पड़ता है बराबर में, और वो नियतांक मान लेते हैं क्या है? कुछ भी नियतांक कह दिया, और क्या है? डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। इस नियतांक का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से एफ का मान आ जाता है डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। पी का मान एम इंटू वी, और नीचे क्या है? डेल्टा टी। एम में कोई द्रव्यमान में परिवर्तन होता नहीं है तो एम हो गया। या रुकिए, मैं आपको इसका एक ब्रॉड वे बताता हूं जिससे आप रॉकेट को भी समझ सकते हैं कि रॉकेट कैसे काम कर रही है। तो इसमें जहां पर आपने डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा है वहां पर आप लिखिए डीपी बाई डी। थोड़ा सा मैथ का यूज करेंगे, एडवांस मैथ का, लेकिन सटीक जानकारी आपको मिलेगी। डीपी बाई डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीपी बाई डी, और यहाँ डी बाई डी, और यहाँ हो जाएगा एम इंटू वी। अब देखिए, अगर आपने अवकलन पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, 12th में, 11th में, तो आप जानते होंगे कि फर्स्ट सेकंड क्या है? अवकलन है। तो कैसे करते हैं? एम फर्स्ट फलन को छोड़ देते हैं, फर्स्ट फंक्शन को, और दूसरे का क्या कर देते हैं? अवकलन। फिर दूसरे को छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? अवकलन। तो एम और डीवी बाई डी समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर क्या हो गया? एम ए, और ये क्या है? वी डीएम बाई डी टी। ठीक। देखिए, सामान्यतः द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, और जब द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा तो डीएम बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से एफ बराबर केवल क्या बचेगा? एम ए, जो आज तक आपने पढ़ा है। लेकिन रॉकेट के केस में जो डीएम बाई डी टी है वो 0 नहीं होता। क्यों 0 नहीं होता? रॉकेट का सिद्धांत क्या है कि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है तो उसके जो चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते जाते हैं? उससे अलग होते जाते हैं। यानी कि पहले वो ज्यादा द्रव्यमान लेके जाती है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाती है तो द्रव्यमान उसको कम होता जाता है। तो यानी कि उसमें द्रव्यमान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो समीकरण है ये बता रहा है कि जो बल है वो दो कारणों से आ सकता है। पहला तो जो बल है वो आ सकता है अगर वेग में परिवर्तन हो, यानी कि त्वरण आ रहा हो, तो त्वरण के कारण क्या आएगा? बल आएगा। और दूसरा क्या कारण है कि अगर द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा हो तो क्या आएगा? बल आएगा। तो रॉकेट के सिद्धांत में जो बल आता है वो कहां से आता है? द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन से। ये क्या है? रॉकेट का दूसरा सिद्धांत स्टेज। जो रॉकेट और एक सिद्धांत है वो क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि रॉकेट जो है वो न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है कि तृतीय नियम पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रॉकेट है वो न्यूटन के द्वितीय नियम पर भी आधारित है और तृतीय नियम पर भी आधारित है। वास्तव में जो न्यूटन का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है, वही सार्वभौमिक नियम है, क्योंकि यहां से आप पहले में भी पहुंच सकते हैं
और यहां से आप तीसरे में भी पहुंच सकते हैं। कैसे? यदि F बराबर ma मान लिया जाए, ठीक है, तो पहले नियम पे पहुंच के दिखा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? यदि F बराबर 0, मतलब अगर वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो F का मान कितना है? ma बराबर 0। अब देखो, वस्तु का द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब त्वरण क्या होगा? 0। त्वरण का सूत्र क्या होता है? dv बटे dt। ये किसके बराबर? 0। किसी राशि का अवकलन अगर 0 है तो इसका मतलब वो राशि क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यही तो न्यूटन का प्रथम नियम है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल न लगाया जाए तो वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है, मतलब या तो वो विराम में रहेगी, विराम का मतलब v बराबर 0, और 0 भी क्या है? कांस्टेंट है। या तो जिस तरह चल रही है उसी तरह क्या होगी? चलती रहेगी, मतलब कांस्टेंट वेग से चलती रहेगी। तो यदि f बराबर 0 तो v बराबर 0, यानी कि a बराबर, तो v बराबर कांस्टेंट यानी कि a बराबर 0। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम, और ये क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम। तो रॉकेट में डीएम बाई डी नॉट इक्वल 0, अर्थात द्रव्यमान परिवर्तन की वजह से या द्रव्यमान परिवर्तन के कारण बल प्राप्त होता है। तो ये क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम, और ये क्या है? द्वितीय नियम। तीसरा नियम सब लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं? कि जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया। आप दीवार को धक्का देंगे तो दीवार भी आपको धक्का देगी। ये सब आपने पढ़ा होगा, यहां तक नोट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है न्यूटन का तृतीय नियम। या इसी को बोलते हैं क्या, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या कहता है ये नियम कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है, बी है। अगर ये वस्तु ए एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है, बी। अगर ये वस्तु ए इस पर बल लगा रही है एफ बी ए, और ये इस पर लगा रही है एफ ए बी, जो इसको इस तरह पढ़ते हैं, देखिए एफ बी ए लिखा है, तो बी पर बल ए की वजह से, तो बी ए मतलब बी पर बल ए की वजह से, और ये बी लगा रहा है इस पर बल एफ ए पर बल बी की वजह से। तो ये जो दोनों बल हैं एफ ए बी, ये बराबर होगा किसके, एफ बी ए के, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये क्या है, तीसरा नियम न्यूटन का, जिसको बोलते हैं क्या, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसके बाद एक राशि आप पढ़ते हैं क्या, जिसको बोलते हैं आवेग, यानी कि इम्पल्स। ठीक, आवेग को दिखाते हैं किससे, आई से, और ये क्या होता है, बल गुणे समय, एफ इंटू टी। या यहीं से एक सूत्र और निकल के आता है क्या, या समय, बेसिकली यहाँ समय अंतराल कर लीजिए, तो ये डेल्टा टी हो जाएगा। सिंस एफ बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, तो यहाँ से आई का मान क्या हो जाएगा, एफ की जगह रखा डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, और यहाँ क्या है डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो आई बराबर क्या गया, डेल्टा पी, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। आई बराबर डेल्टा पी, ऐसे क्या लिख सकते हैं, आई बराबर पी एफ माइनस पी आई, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये क्या है आपका, आवेग है। नोट करें इसको भी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, यानी कि P इनिशियल बराबर P फाइनल। इसको कैसे समझ सकते हैं आप? इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1 और ये u1 वेग से जा रही है, एक दूसरी वस्तु है m2 और ये u2 वेग से जा रही है। अगर u1 u2 से बड़ा होगा, मतलब इसकी चाल इसकी चाल से बड़ी होगी, तो जाके इसको टक्कर मार देगा। और मान लीजिए टक्कर होने के पश्चात ये m1 जाने लगा v1 वेग से और ये m2 जाने लगा v2 वेग से। तो संवेग संरक्षण ये कहता है प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। तो प्रारंभिक संवेग कैसे निकालेंगे? संवेग होता क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो m1 u1 और प्लस m2 u2, ये क्या हुआ पहले का, बराबर m1 v1 और प्लस m2 v2। सही है ना? m1 m1 एक तरफ कर लीजिए, m2 m2 एक तरफ कर लीजिए। तो m1 u1 और माइनस का m1 v1 बराबर m2 v2 और ये माइनस का m2 u2। तो यहाँ से m1 कॉमन हो जाएगा, क्या जाएगा u1 माइनस v1 और यहाँ से m2 कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा v2 माइनस u2। ठीक, तो इस तरह संवेग संरक्षण कार्य करता है कि अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आज देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा। आज आप लोगों ने पढ़ा शुरुआती दौर में कि सबसे पहले दूरी क्या होती है, फिर आपने पढ़ा कि विस्थापन क्या होता है, फिर आपने पढ़ा क्या कि चाल क्या होती है, फिर आपने देखा कि चाल दो तरह की होती है, एक औसत चाल और एक तात्क्षणिक चाल। फिर आपने देखा वेग क्या होता है, वेग भी दो तरह का होता है, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। चाल में क्या था, दूरी बटे समय, और वेग में क्या है, विस्थापन बटे समय। फिर आपने क्या देखा, आपने देखा त्वरण। त्वरण क्या था, त्वरण था क्या कि वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या है, त्वरण है, मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर आपने गति के समीकरण देखे। गति के समीकरण क्या थे, पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जहां u आपका क्या था, प्रारंभिक वेग, v क्या था, अंतिम वेग, a क्या था, त्वरण, t समय अंतराल, और s क्या था, विस्थापन। फिर इसके बाद आप पहुंचे कहां, आपने देखा था एक सूत्र, nवें सेकंड में tवें सेकंड में चली गई दूरी क्या आती थी, u प्लस ए वाई टू और ब्रैकेट में 2t माइनस 1। फिर इसके बाद आपने क्या देखा, आपने देखा कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व में आपने क्या समझा कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का क्या करती है, विरोध करती है। वही विरोध का जो उसका गुण है वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। उसके बाद आपने देखा क्या कि रेखीय संवेग क्या होता है। तो आपने देखा द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग। फिर आपने न्यूटन का प्रथम नियम देखा, जो कि क्या था कि प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। मतलब अगर आप किसी पर बल नहीं लगा रहे हैं
तो वह वस्तु अपनी जगह से नहीं, मतलब अपनी अवस्था से नहीं परिवर्तित होगी। जैसे मान लो ये मार्कर रखा है, अब इस पर कोई बल न लगाए तो ये मार्कर अपने आप थोड़ी ना चलने लगेगा, ये मार्कर जैसे चल रुका है वैसे ही रुका रहेगा। फिर आपने दूसरा नियम पढ़ा न्यूटन का, क्या कहता था, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। और वहां से आपने सूत्र देखा था F बराबर ma, जो कि कैसे आता है कि जब वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण आएगा, तो एक बल आएगा जो कि कितना होगा, F बराबर ma। और एक उसी का पार्ट था, क्या था, v dm by dt। ये क्या था, जब द्रव्यमान में परिवर्तन होगा तब क्या आएगा, बल आएगा। ये किसमें इस्तेमाल होता है, रॉकेट में। और फिर तीसरा आपने पढ़ा न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया कि जितनी क्रिया होगी उतनी ही प्रतिक्रिया होगी, लेकिन विपरीत दिशा में। फिर उसके बाद आपने लास्ट में क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा आवेग पढ़ा। आवेग क्या था, बल गुणे समय अंतराल, जितने समय अंतराल तक बल लगता है उसको क्या कहते हैं, दोनों के गुणनफल को आवेग। और फिर आपने उसको आगे सॉल्व किया तो ये पाया कि जो आवेग था वो संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। और फिर आपने पढ़ा रेखीय संवेग संरचना का सिद्धांत, कि जो प्रारंभिक संवेग है वो अंतिम संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह हमने मैकेनिक्स में थोड़ी बहुत चीजें क्या की, कवर की हैं। अगर और कुछ बचता है तो उसको देखते हैं, नहीं तो कल हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। क्लियर है? चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।